नमस्ते। अ, मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। अ, मैं एक तिब्बती कार्यकर्ता, तिब्बती आजादी की कार्यकर्ता और और एक लेखक भी हूँ। मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ और आज ये यहाँ पुष्पेंद्र जी उन्होंने बुलाया और किसी तरह से मुझे आज यहाँ बात करना है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ आके आपके सामने कुछ बातें करें तिब्बत के बारे में। और तिब्बत के बारे में आजकल यहाँ बात रखना खास करके भारत में बहुत ही अहम बात है, क्योंकि जिस तरीके से तनाव बने रखे हैं चाइना ने, और कभी घुसपैठ करता है, कभी हमारे सेना के साथ झड़प लेते हैं, और उन्होंने बरसों से पाकिस्तान के साथ मिलके उनको परमाणु शक्ति उनको ऐसा बनाने की मदद की, उनको पैसे दिए, उनको भड़काया भारत के खिलाफ। और आज पूरे हिमालय के क्षेत्र में उनकी सेना तैयार करके बैठे हैं वहां से भारत के ऊपर दबाव डालने में। और आज तो वो नेपाल को भी कुछ कुछ ऐसे बोल के भड़का रहे हैं, नेपाल को भी भारत के खिलाफ। तो ऐसे स्थिति में मेरे बहुत सारे भारतीय मित्र हैं जिनको अच्छी तरह से पता नहीं है कि ये गलवान वैली कहाँ है, उसकी कहानी क्या है, वो लद्दाख कहाँ है। और लद्दाख अभी अभी वहां आए हैं चीन, लेकिन उसके पहले क्या था? वहां की सीमा, हिमालय की सीमा के पार कौन थे, कैसे रहते थे, उसके इतिहास क्या है। और सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूरे हिमालय क्षेत्र में। तो उसकी एक एक बैकग्राउंड और एक कहानी प्रेजेंट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद तिब्बती हूं। मैं एक तिब्बती शरणार्थी, एक रेफ्यूजी भारत में रह रहे। तो ऐसे मौके से पुष्पेंद्र जी से ये ऑनलाइन मुलाकात हुआ, और वो चाहते हैं कि मैं कुछ संक्षेप में बता सकूं तिब्बत के बारे में। चीन किस तरह से हिमालय के बॉर्डर पार पहुंच गए, ऐसे। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं अभी। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, कुछ मैप्स होंगे, और उससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगल रिलेशनशिप जो है, यहाँ चीन है, यहाँ भारत है, लेकिन कनेक्टिंग पॉइंट है वो तिब्बत। आज ये बॉर्डर में जितने भी तनाव बने रहे हैं, बॉर्डर में दो सेनाओं के बीच में टकराव हो रहे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं तिब्बत की जमीन पे। और तो ये तिब्बत की कहानी क्या है, ये मैं थोड़ा संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। एक तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करूंगा, और उसके उसके बाद थोड़ा और बातें करना है। और आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप ये फेसबुक लाइव में आ रहे हैं, आप उसके उसके साथ साथ अपना अपना जो प्रश्न प्रश्न जो है वो आप कमेंट्स में डालते जाइए, वहां से लिखते जाइए। तो मैं बात करूंगा, प्रश्न की जवाब दूंगा। और अभी मैं ये प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। अम, हाँ, तो आपके सामने ये फोटो है, टॉकिंग तिब्बत। तो तिब्बत की संस्कृति सभ्यता भले ही पहले ऊंची पहाड़ों के पीछे ऐसे रहते समय उनकी अपनी एक कहानी, अलग कहानी है, पहचान है, संस्कृति सभ्यता है। लेकिन जब से
सातवीं शताब्दी से, जब से तिब्बत में बौद्ध धर्म की प्रवचन शुरू हुआ, लोगों को बौद्ध धर्म समझने लगे और बौद्ध धर्म अपनाया, पूरी तिब्बत की पूरी कहानी बदल गई। अब ये देखिए, मैं आपको एक गूगल मैप दिखा रहा हूं। अक्सर भारतीय वासियों को लगता है कि तिब्बत मतलब एक छोटा सा देश, जैसे कोई नेपाल है या भूटान है, हिमालय में कोई किसी कोने पे। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि तिब्बत जो है कोई छोटा देश नहीं है, बहुत ही बड़ा है। और ये देखिए, ये भारत की मैप, अभी ये गूगल अर्थ मैप की वहां से फोटो किया, तो नीची क्षेत्र में आप भारत दिख रहे हैं, और यहाँ बॉर्डर में आपको ये भी दिख रहा है, नेपाल दिख रहे हैं, और नेपाल की उस तरफ भूटान भी है। लेकिन तिब्बत के क्षेत्र में आप ठीक ठीक तरह से दिखे, या जहां जो ये लद्दाख दिख रहा है, लद्दाख के थोड़े नीचे आए तो हिमाचल आ गया, तो उत्तराखंड आ गया, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल आ गया। ये पूरी क्षेत्र लद्दाख की काराकोरम रेंज से अरुणाचल के वो कोने तक, उस ये पूरा हिमालय क्षेत्र की सीमा है भारत की। इसके पार तिब्बत है। तो अगर आप ये देखें तो ये क्या कि बिल्कुल बीचों बीच में ये जो एरिया बन रहा है वो तिब्बत की प्लेटो है। ये इसको हम प्लेटो कहते हैं। और ये टिबेटन प्लेटो जो है पूरी दुनिया में से ज्योग्राफी माने तो ये सबसे बड़ा प्लेटो है। किलोमीटर का एरिया। और आ, हाँ, फोन आ रहा था, कोई डिस्टर्ब हो गया। तो ये है तिब्बत की एरिया क्षेत्र, 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और हिम इसके भारत के बॉर्डर में देखें तो यहाँ से पूरी एरिया आता है। और हिमालय की पूरी बॉर्डर की लेंथ देखें तो इसको 3,000 गिनती में, तो ये है। तो तो ये है तिब्बत की एरिया। और तिब्बत की एरिया जो है, अब मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा आगे आगे करके। तिब्बत की एरिया जो है वो ऐसा ऊंचा है, 4,000 किलोमीटर, 4,000 मीटर अबव सी लेवल। तो मतलब 4 किलोमीटर आसमान आसमान में, जितना लद्दाख एरिया है वहां की एरिया से शुरू होता है तिब्बत की क्षेत्र। और उसमें तिब्बत में तो बहुत सारे झील हैं। और झील में हमें ये देखने को मिलता है, पहाड़ी इलाके में, कि जहाँ से बर्फ पिघले हुए झील बने हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, हजारों ऐसा झील बने हैं तिब्बत में। और इस ऊंचाई में तिब्बत में बिल्कुल अलग किस्म की एक कल्चर बने, उनके रीति रिवाज रिवाज अलग है। और आप में से कोई लोग लद्दाख गए होंगे, तो लद्दाख की जो एरिया है तिब्बत करीब करीब वैसा है। लेकिन तिब्बत में जो बड़े क्षेत्र में अगर देखें तो तिब्बत में 9 महीना विंटर होता है। और विंटर में बर्फीली जगह इतनी बर्फ जम जाते हैं कि कहीं भी देखें आप बर्फ ही बर्फ नजर आएंगे। अब ये एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैलाश जी है, कैलाश मानसरोवर की झील इस तरफ है, और ये कैलाश पर्वत है। तो मैं अक्सर मेरे भारतीय वासियों, मेरे भारतीय दोस्तों को मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ
कि ये कैलाश पर्वत जी हैं जहां शिव जी रहते हैं, क्योंकि शिव जी वहां हजारों साल से हैं। तो मैं अच्छे मजाक मजाक में बोल रहा हूँ कि शिव जी अब तिब्बती बन गए हैं, ऐसा। तो ये है कैलाश पर्वत और ऐसे बर्फीली जगह। और तिब्बती जो है वो घुड़सवार में बहुत माहिर है। और तिब्बती ही वो लोग ऐसा है जो पूरी एशिया में सबसे पहले घुड़सवार करके और धनुष बाण यूज करके ऐसा बड़ा राज्य बनाने वाले, उनमें से सबसे पहले तिब्बती थे। उसके बाद मंगोलिया ने जिंगिस खान के नेतृत्व में बड़ा ऐसा राज्य बनाया। उसके बाद मंचूज बन गए हैं, उसके बाद अभी चीन उभर के आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल अलग किस्म के लोग, भाषा अलग। कोई कोई मेरे इंडियन फ्रेंड्स अक्सर मुझे पूछे जाते हैं कि आप तिब्बती भाषा जो हो वो चीनी भाषा से कितना मिलता जुलता है। तो मैं बोलता हूँ कि चीनी भाषा और तिब्बती भाषा इतना अलग है जैसे अंग्रेजी और हिंदी। अब अंग्रेजी में बहुत सारे हिंदी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं आजकल, नहीं तो बिल्कुल अलग भाषाएं, उनकी संस्कृति अलग है। लेकिन तिब्बत में ज्यादातर लोग नोमैड्स हैं, वो अपने पशुपालन के साथ में रहते हैं, पशुपालन नहीं करते हैं। और खास करके तिब्बत में एक ऐसा जानवर है जो याक बोलते हैं, आपने सुने होंगे। ये ऐसा देखिए, ये याक याक एनिमल जो है वो सिर्फ तिब्बत में ही होते हैं और हिमालय में कुछ कुछ क्षेत्र में, लेकिन सिर्फ तिब्बत ही कुछ ऐसा देश है जहां याक रहते हैं। और याक जो वो मेल है, उसकी फीमेल जो है उसको ड्री बोलते हैं। तो यहाँ देखिए तिब्बत की एक ऐसा आर्किटेक्चर। और तिब्बत में आर्किटेक्चर मड और स्तूप और ऐसा मंदिर बहुत ऐसे बने हैं जो ज्यादातर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी, सिर्फ इतने ही यूज करके। और ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हैं, मंदिर मंदिर। खास करके ये पोताला पैलेस जो तिब्बत की राजधानी की सबसे बड़ी इमारत और सबसे बड़ी कैपिटल बिल्डिंग है। और ये 7वीं शताब्दी में बने, 7th सेंचुरी में किंग सोंगसन गनबो उन्होंने बनाया पहले। और उसके ऊपर कुछ कुछ बिल्डिंग्स ऐसे ऐड करते रहे। आज तिब्बत में ये एक मात्र एक ऐसा सिंबल बिल्डिंग और आर्किटेक्चर और एक ऐसा कल्चर की सिंबलिज्म है जो पूरी तिब्बत की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका नाम है पोताला, POTALA, पोताला। ये देखिए, ये आज की पिक्चर है पोताला, इतनी बड़ी इमारत। और ये एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें दलाई लामा खुद रहते थे, वो और अपनी फैमिली। और उसमें हमारा पार्लियामेंट होते थे। उसमें एक बच्चों के लिए नन्हे मने ऐसे बहुत भिक्षुओं के लिए एक स्कूल भी होते थे। और उसमें गवर्नमेंट के ट्रेजरीज होते थे। उसमें पूरी सरकार की, जैसे हमारा RBI है, वैसे तिब्बत की ट्रेजरी सब इसमें होते थे। और इसमें एक कैद खाना भी है, एक प्रिजन भी है नीची क्षेत्र में। और ये एक आर्मरी भी है पूरी तिब्बत में, क्योंकि वो तिब्बत में ज्यादा मिलिट्री नहीं होते थे, जितने भी है उसके आर्मरी भी कैपिटल बिल्डिंग में होते थे। तो ऐसे कहानी है। और ये एक छोटा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा था। ये मेरी स्कूल जो तिब्बतन स्कूल, आजकल भारत में करीब 1 लाख तिब्बती रह रहे हैं, तो हमारा अपना स्कूल है। ये हमारा तिब्बती स्कूल जो इंडिया में है वो ज्यादातर CBSE है। तो ये मेरा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा था 10वीं दूसरी कक्षा से 7वीं कक्षा तक। ये स्कूल पतलूकुल में है, कुल्लू वैली में, एक छोटा एरिया। और इसी से हम बड़े हो गए हैं। और देखिए, ये पूरी तिब्बती आजकल भारत में है। हम बचपन से ये मन में आए कि चीन ने हमारा देश कब्जा किया और भारत ने हमको शरण दिया, इसलिए हम भारत को बहुत आभारी मानते हैं और चीन को दुश्मन। और इसी तरह से ये देखिए, ये हमारा स्कूल का मॉर्निंग असेंबली है। ये एक दूसरी
तीसरी चौथी चौथी लाइन भी, और चौथी वो लड़का वो छोटा दिख रहा है ना, वो मैं हूँ। तो मैं स्कूल में ऐसे पढ़े थे। तो बचपन से हमारे मन में ये आया कि हमारा देश आजाद नहीं है, इसके लिए हमें कुछ करना है। तो बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ते थे तो सुभाष चंद्र बोस की कहानी, गांधी जी की कहानी, भगत सिंह तो मेरा हीरो था। तो ऐसे ऐसे कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिला कि भारत तो आजाद हो गए, लेकिन अब हमें अपने देश की आजादी आजादी की लड़ाई में भाग लेना है। और इसीलिए पढ़ाई में ध्यान ध्यान देना है, लिखना है, पढ़ना है, लोगों से बातें करना है, अंग्रेजी सीखना है, हिंदी सीखना है, ऐसे करके। और ये अब ये एक फोटो देखिए, जब तिब्बत तिब्बत से पहली बार लोग आए थे, तो करीब 80,000 तिब्बती शरणार्थी जो परम पूज्य दलाई लामा जी के साथ साथ ऐसे करके तिब्बत से भाग के आए। यही ऐसे लोग थे जिनके ऊपर शोषण हो रहे थे, जिनके ऊपर मारपीट करने के डर थे, जो जाने जा सकते थे। और ऐसे करके 10 लाख तिब्बतियों ने अपनी जान गंवाया तिब्बत में, अपनी देश की आजादी लड़ाई लड़ने में। और थोड़े बहुत जो भारत में आ पाए और भारत में रह पाए, हम ही है जो तिब्बत की एक प्रेरणा बने हैं। और ये मेरा फैमिली है, ये मेरे पिताजी यहाँ पीछे पीछे खड़े हैं, पिताजी, मम्मी, मेरे तीन बहनें, मैं और मेरे छोटे भाई। और ये हमारा रेफ्यूजी कैंप। भले मैं पैदा हुआ था इधर हिमालय में, जो मेरे मम्मी पापा जो पहले रास्ते पे काम करते थे, कुली के काम करते थे, और बाद में कर्नाटक में शिफ्ट हो गए। कर्नाटक में बड़ी नंबर में हमारा तिब्बतन रेफ्यूजी कैंप्स हैं, और 4 रेफ्यूजी कैंप्स हैं। कर्नाटक का एक ऐसा राज्य है जिसने तिब्बती वासियों को सबसे ज्यादा जगह दी, वहां शरण दी, और अपना रेफ्यूजी कैंप्स बनाया, अपना स्कूल बनाया, मठ बनाया, ऐसे करके। तो इस तरह से हम भारत में आ गए, और भारत में ये मन में रखे, ये उम्मीद रखे कि एक दिन अपना देश वापस जाएंगे। अब मैं पॉलिटिकल एरिया में थोड़ा जाना चाहता हूँ। ये अब देखिए, ये एक मैप है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। चीन जो है, हम जिस तरीके से हम देखते हैं चीन को, तो हमेशा आप लोगों को ये लग रहा है कि चीन मतलब बहुत बड़ा देश। लेकिन चीन का पूरा मॉड्यूल जो है वो सोवियत यूनियन के मॉडल में है। उसमें ये कहते हैं कि एक तो है चाइना, जो आप इस तरह से यहाँ इस मैप में देख रहे हैं, चाइना प्रॉपर जो है, वो उनका रियल एरिया जो है आज की पूरी 96 या 96 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है पूरी चीन की एरिया आज की। लेकिन उनमें से सिर्फ 40% चीन का एरिया है, बाकी 60% जो है वो चीन ने कब्जा किए हुए देश हैं। तो अब देखिए, यहाँ तिब्बत है जो कि 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है, और यहाँ ईस्ट तुर्किस्तान है, वो 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है। और ये देखिए मंगोलिया, हम सबको पता है ना, ये जिंगिस खान ने और इतना बड़ा राज्य बनाया मंगोलियन की, और कुबले खान तो सब उससे भी बड़ा बनाया था। लेकिन आज वो मंगोलिया जो है, जिसके बारे में सब लोगों को पता है, वो दो क्षेत्र में बटे हुए हैं। और बाहर है मंगोलिया, अब जो जितना भारत से थोड़ा तालमेल भी अच्छा है, मंगोलिया बुद्धिस्ट कंट्री है। वो मंगोलिया अब अभी आउटर मंगोलिया है, और दूसरी मंगोलिया जो चीन की कब्जे में है उसको बोलते हैं इनर मंगोलिया, जबकि उसको एक्चुअली सदर्न मंगोलिया बोलना चाहिए। तो वो सदर्न मंगोलिया जो है वो 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब ये देखिए, अब ठीक से नंबर याद रखिए, तिब्बत 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। ईस्ट तुर्किस्तान जो कि मुस्लिम कंट्री है, उगुर पीपल लोग हैं, वो 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है, ये भी चीन के कब्जे में है। और ये सदर्न मंगोलिया 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ये भी चीन के कब्जे में है। और ऊपर देखो मंचूरिया, मंचूरिया एक ऐसा बड़ा देश था, उन्होंने चीन के ऊपर कब्जा किया, और चीन को जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया और 200 साल उन्होंने गुलाम बनाया, वैसे ही मंचूरिया ने चीन के ऊपर गुलाम बनाया, और चीन मंचूरिया के गुलाम में रहे 250
साल मंचूरिया के गुलाम में रहे। अब ये देखिए, आज चीन जो है मंचूरिया, ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान और सदर्न मंगोलिया, ऐसे करके 4 देशों के ऊपर कब्जा बने बैठे हैं। इसीलिए रियल चाइना जो है वो ओनली 40% है। ये हमेशा सबको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम डरते हैं कि चीन बहुत बड़ा देश है। लेकिन ऐसा नहीं है। चीन एक दिन टूट जाएगा, जिस तरीके से फॉर्मर सोवियत यूनियन जैसे हैं वैसे ही टूट जाएगा। सोवियत यूनियन जो वो टूटने के बाद 17 अलग देश आजाद बन के आज डेमोक्रेसी हैं। ये तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सब अलग हो गया है। वैसे ही चीन भी ऐसे होने वाला है, और रियल चाइना जो है वो 40% है। और अब ये ठीक तरह से देखिए, ये है एक फोटो है, 2-3 साल पहले की है। वो ये जर्मन चांसलर, जर्मन ये प्रेसिडेंट एंजेला मार्केल, जब शी जिनपिंग वहां आए तो शी जिनपिंग को एक मैप दिखाया था। तो मैप में यही दिखाया था कि असली चीज चीन की मैप जो है वो कैसे थे। तो उतना ही था, छोटा, 40% के, तो उसे एक पॉलिटिकल मैसेज जाते हैं। तो ये आप देखिए, आज की चाइना इतना बड़ा मनाए जाते हैं, 96 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया मनाए जाते हैं। उनमें से ईस्ट तुर्किस्तान 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लैंड। ये सदर्न मंगोलिया जो 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है। और ये मंचूरिया जो कि 84,000, 84 बोलते हैं ना यहाँ, 84 हजार स्क्वायर किलोमीटर के एरिया जो है। इन सबको कब्जा करने के बाद चीन आज बड़ा देश मनाए जाते हैं। अब ये देखिए, एक ऐतिहासिक मैप है जिसमें हिंदुस्तान अलग है, तिब्बत अलग है, चीन भी अलग है उधर ना। ऐसे भी इतिहास में तिब्बत जो आजाद देश थे। अब ये देखिए, तिब्बत की रियल मैप ये है। और ये हमारा हिमालय एरिया, जहां जहां प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब देखिए, तिब्बत के एरिया जो है इतना बड़ा है। और ये मैप भी पूरी नहीं है। चीन ने क्या किया कि तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत के एरिया जो है कट 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 करके 4 अलग जगहों में बांट लिया। इसीलिए तिब्बत जो अभी ये वाला मैप में छोटा दिखते हैं। और चीन तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद वहां की बौद्ध धर्म जो है पूरा पूरा नष्ट करने की कोशिश की। वहां से 4000 मंदिर, मठ पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। और देखो, बुद्ध धर्म की ये जो बुद्ध की मूर्ति जो है, उन्होंने ऐसे ऐसे करके, और जहां जहां सोना, चांदी और प्रेशियस स्टोन जो है पूरा लेके चीन ले गए, और वहां से उन्होंने अपना बिक्री कर दिया, ऐसे शुरू कर दिया। और इसके लिए तिब्बत में बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने लगे, जुलूस निकालने लगे, और चीन के खिलाफ बोलते हैं कि हमको आजादी चाहिए। और ये एक फोटो है, 1987 के फोटो है, तिब्बत में से। और तिब्बतियों के ऊपर जो जो शांतिपूर्वक आजादी की मांग कर रहे थे, चाइना ने ऐसे किया, ऐसे बंदूक चलाए लोगों के ऊपर। और दुख की बात यह है कि आज भी दुनिया को पता नहीं है कि किस तरीके से चीन तिब्बत के ऊपर शोषण करते हैं, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं चीन से सामान खरीदने में, कम पैसे में बिक्री करने में, ऐसा। तो ये देखिए, आज की तिब्बती युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने देश की आजादी की मांग कर रहे हैं। ये वाला फोटो ये है, स्टूडेंट्स हैं, अपने मातृभाषा की हक मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि चीन अपना भाषा है, तिब्बत अपना भाषा है, और तिब्बत की अपनी भाषा जो है वो इस्तेमाल करने की पूरी हक है करके ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। और चीन हमेशा तिब्बत के ऊपर ये कब्जा जताने में, हमेशा लोगों के ऊपर, लोगों के मन में ये डर पैदा करने में हमेशा ऐसा एक परेड करते हैं, कभी बंदूक लेके, कभी ऐसा मार्च पास्ट करके। अब ये देखिए किस तरह से ऐसे कर रहे हैं। ये देखिए,
बंदूकें लेके और ऐसा यूनिफॉर्म लेके हमेशा ऐसे लोगों, और तिब्बती लोगों के जहां भी है साइड 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 कर दिया ऐसा। और ये देखिए पोताला पैलेस है, इसके सामने चीन की झंडा भी है। और ज्यादातर तिब्बती जो है वो नोमैड्स हैं, अपने पशुपालन करते हैं। लेकिन आज चीन की कोशिश ये है कि इन्हीं पशुपालन करने वाले नोमैड्स जो है उनकी जमीन खींचे, जमीन उनसे ले ले, और उसमें बॉम्ब लगा के आज माइनिंग कर रहे हैं। और ऐसे तिब्बती लोगों को एक आर्टिफिशियल जैसा एक कैंप बना के उनको ऐसे आर्टिफिशियल विलेज में डाल दिया। देखो ऐसा नोमैड्स होता है, अब ऐसे कर दिया जहां जहां एक नोमैड्स ऐसे जिंदगी जी रहे हैं अपने टेंट में, अपने पशुपालन के साथ, इतनी बड़ी बड़ी एरिया में जानवर की ऐसे एक जगह में, समर में एक जगह जाते हैं, विंटर में दूसरी जगह जाते हैं, उसकी आजादी पूरा छीन के आज ऐसे फैमिली, ऐसे ऐसे छोटे छोटे घरों में डाल के पूरी क्षेत्र जो उन्होंने ऐसे कब्जा कर दिया। और ये कब्जा करने के बाद उन्होंने तिब्बत में जितनी बड़ी बड़ी जंगल जो है पूरा काट काट करके चाइना ले गए। पहाड़ पहाड़ पूरा तोड़ फोड़ करके ये अपना बॉम्ब डाल के वहां से माइनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनिंग एक्सट्रैक्ट जो है न सिर्फ तिब्बत, तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, सदर्न मंगोलिया, और ये क्षेत्र चीन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, चीन के सामान कम पैसे में मिलते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं और ये पूरी दुनिया से बेचते हैं। ये बेच पाते हैं कम पैसे में और बड़ी तैनात में वो ऐसे उत्पाद इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको नेचुरल रिसोर्सेज जो है बिल्कुल बिना पैसे की इन्हीं कब्जा किए हुए देशों से ले आते हैं। तो जैसे तिब्बत से चीन को मिल रहा है सोना, सोना, चांदी, और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बैटरी में जाते हैं ना, ये लिथियम। लिथियम चीन खुद बोल रहे हैं कि लिथियम की सबसे बड़ी अमाउंट में और सबसे अच्छी क्वालिटी पूरी चाइना में से सिर्फ तिब्बत से मिलता है ऐसे। और रेयर अर्थ, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी है उसमें रेयर अर्थ की जरूरत पड़ता है, और चीन खुद बोल रहे हैं कि रेयर अर्थ की मिनरल माइन जो है वो सबसे बड़ा तिब्बत में है। और ईस्ट तुर्किस्तान और मंगोलिया चीन के लिए नेचुरल गैस, ऑयल और यूरेनियम के लिए इन दो देशों से फ्री में लेके जा रहे हैं। ऐसे करके तिब्बत को बड़े शोषण कर रहे हैं। अब ये देखिए, और जो भी तिब्बती सामने आके प्रोटेस्ट करेगा उसको बस डायरेक्टली गोली मार के खत्म कर देते हैं, और 10 मिनट भी नहीं लगेगा कि उनकी बॉडी लेके साफ सफाई करके 10 मिनट के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां एक प्रोटेस्ट हुए थे। ऐसे करके तो इस तरीके से उन्होंने कब्जा किया तिब्बती तिब्बती लोगों के ऊपर। जो प्रोटेस्ट कर रहे सबको जेल में डाले, मारे पीटे, इतना साफ सफाई कर दिया कि अब लोगों को सिर्फ वहां अपनी जान पकड़ के यहां तक आ गया कि अब मरे तो भी ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ हुआ नहीं है। अपने देश के लिए जान भी कुर्बान कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस जान कुर्बान करने के बाद उसे कुछ हुआ नहीं, ऐसा लगेगा। क्योंकि 5-10 मिनट के बाद उनकी पूरी एरिया जो है साफ कर देगा और कोई भी न्यूज बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसे रूल्स रेगुलेशन बने हैं। अब ये देखिए, ये मैं लास्ट मैप दिखा रहा हूं, उसके बाद में थोड़ा बातें करेंगे। ये मैप देखिए, ये तिब्बत की क्षेत्र है, वो जो पूरी सफेद क्षेत्र है वो तिब्बत की है। और भारत में खास करके नॉर्थन एरिया में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, नदियां, वो तिब्बत से आते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान और भारत, नेपाल और बांग्लादेश और भूटान, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना, इन पूरे क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो तिब्बत से आते हैं। और अगर हम ये दो पोलर रीजन्स अलग रखें तो तिब्बत मात्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा बर्फीली जगह है
और मीठा पानी जो है सबसे ज्यादा तिब्बत से आते हैं। इसीलिए चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है तिब्बत, और भारत के लिए भी। तो इसलिए भारत ने खास करके वो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, उनका कहना यह है जितना चीन तिब्बत के ऊपर कब्जा किया उतना मुश्किल पड़ेगा भारत को, क्योंकि उस तिब्बत के क्षेत्र से अगर नदियों के ऊपर कुछ छेड़छाड़ किया, या तो फ्लड, सडन फ्लड कर दिया, या नदियों को इस पार उस पार करके बंद कर दिया, तो भारत के ऊपर बहुत ही दबाव आ सकता है। और आज जिस तरीके से लोग पूरी दुनिया में लोग तेल के लिए झगड़ा कर रहे हैं, भविष्य में लोग पानी के लिए झगड़ा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पूरी एशिया में जगह जो है वो तिब्बत है। इसीलिए तिब्बत की आजादी जितनी महत्वपूर्ण है तिब्बती लोगों के लिए, उतनी ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो अभी मैं मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ रख रहा हूँ, अभी मैं वापस आ गया हूँ। तो ऐसे कुछ चीजें हैं। हाँ, अभी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। अभी हमें क्या करना है, मसला बहुत बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। तो हमें क्या करना है, कुछ कुछ चीजें। और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, और जहां भी है मैं देखता हूं। अभी तो पहले क्या है, हमें ये समझना है कि तिब्बती लोगों को समझना है पहले, क्योंकि आज तक भारतवासियों ने ये इस तरीके से देखी, तिब्बत के ऊपर नजरिया ये था कि तिब्बत चीन के कब्जे चले गए और लेकिन भारत महफूज है। ये बिल्कुल गलत सोच था, और ये शुरू हुए हैं नेहरू जी के वहां से। 1949-1950 जब चीन नया एक कम्युनिस्ट देश की रूप से उभर के आए, तो नेहरू जी को ये लगे कि चीन नया देश, नया ताकत उभर के आए हैं। और नेहरू को ये एक रोमांटिसिज्म था कम्युनिज्म की, कि कम्युनिज्म क्योंकि इक्वालिटी की बात करते हैं। तो नेहरू की एक रोमांटिसिज्म था, सिर्फ नेहरू ही नहीं, पूरी दुनिया में एक कम्युनिज्म की तरफ एक ऐसा रोमांटिसिज्म था कि ये इक्वालिटी के बारे में है, सबको हक एक तरह से मिलेगा, और जो पुरानी राज्य जो है, राजा रानी और ये जो फ्यूडल सोसाइटी पूरा खत्म कर देगा। तो ऐसे करके नेहरू जी के मन में ऐसा था कि तिब्बत पहले एक दलाई लामा जी का एक ऐसा राज्य था, वो खत्म हो गए, अब चीन के साथ आगे हैं, और वहां भी एक इक्वालिटी आएंगे, ऐसे रोमांटिसिज्म था। नेहरू जी ये देखना भूल गए या समझ में नहीं पाए कि जिस तरीके से चीन उभर के आएंगे नया ताकत, सिर्फ पॉलिटिकल ताकत नहीं, मिलिट्री पावर ऐसे उभर के आए, तो ये भारत के ऊपर खतरा नहीं पड़ेगा, वो समझे नहीं थे। और चीन की ये एक आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत में ये कह रहे हैं ना कि चीन विरासतवाद है, एक्सपेंशनिस्ट है, वो तब नेहरू जी को समझ में नहीं आए थे। तो इसीलिए नेहरू जी बार बार ये बोल रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, तिब्बत जो है चीन के कब्जे में है और जाने दो। और क्योंकि भारत महफूज है, और भारत और चीन जो है हम दोस्ती बनेंगे। लेकिन 62 के बाद जब चीन ने भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, वो और लड़ा भी किया अरुणाचल से, तब भारत को एक सदमा सा लगा, एक धक्का लगा, वो सदमा बन गया। और तब से भारत से चीन को वो दृष्टिकोण है, वो एक डर की देह कि उन्होंने लड़ाई किया और हम उस लड़ाई में हार गए। उसी साल 1962, उसी साल 1962 में, क्योंकि भारत और अमेरिका तब उनका तालमेल अच्छा था, वो जो है खराब हो गया 1971, ये जो बांग्लादेश वॉर के बाद भारत और अमेरिका जो है उनकी रिलेशन जो है वो खराब हो गया, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा था। तो CIA की एडवाइस में
CIA की सजेशन से ये आज जो हमको पता चल रहे हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, तब CIA की सजेशन से ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बने थे। तो तब तो ये भी होता था कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तभी करीब 5 या 6 हजार तिब्बती सेना थे उसमें, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अब सबको पता तो है ही, ये वही फोर्स है जिन्होंने रिसेंटली सदर्न पेंगोंग में चीन की PLA के खिलाफ लड़ाई करके ये जो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जो हो जिताया भारत के लिए, जो 1962 से आज तक चीन के कब्जे में थे, वो आज भारत में वापस आए हैं। ये लड़ाई जीतने वाले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वो 1962 में खड़े हो गए थे। तो तब से आज तक भारत की खुफिया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, खुफिया तो थे ही, और एक स्पेशल फोर्स की तरफ ऐसे करके काम किया। आज भी हो रहे हैं, अभी भी काम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा शांति खसा एक सीक्रेट फोर्स के तरह से ऐसे रहे। अब भारतवासियों के बीच में मेरा पहला एक सुझाव यह है, क्योंकि पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि भारत आज बोल रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, चीन ने भारत के ऊपर वार किया, आज भी इतने बड़े सेना तैनात हैं भारत के ऊपर लड़ाई करने के लिए, लेकिन भारतवासियों के शब्दों में वो बदलाव जो नहीं आए। हमेशा चाइना बॉर्डर बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो चाइना बॉर्डर नहीं है, वो तिब्बत बॉर्डर है। अगर आप ठीक से देखें तो ये हमारा शब्द है ना, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स। वो ये इंडो टिबेटन बॉर्डर क्यों है? ये इसलिए है कि पहले तिब्बत और भारत का ही बॉर्डर होते, चीन तो थे ही नहीं पूरी एरिया में। चीन और भारत के बीच में अगर कोई भी रिश्ता होते तो वो समुद्र से कुछ ऐसा रिलेशन होंगे, लेकिन हिमालय क्षेत्र में चीन कभी एक कदम नहीं रखे थे। अगर यकीन नहीं है जाके देखिए, लद्दाख, लाहौल स्पीति, किन्नौर, नेपाल, ये बीच में अपना उत्तराखंड, ये गढ़वाल एरिया, ये कुमाऊं में, और आगे सिक्किम, अरुणाचल, पूरे क्षेत्र में वहां के लोगों से मिले और आप उनसे बात कीजिए कि पहले हिमालय के पार कौन थे। कोई भी बताएगा कि पहले हिमालय के पार तिब्बती लोग थे, और तिब्बती लोगों और पूरे हिमालय के क्षेत्र में आज जितने भी भारतवासियों हैं, हमारा शादी होते थे और हमारा रीति रिवाज होते थे, लोग इधर जाते थे उधर आते थे, और ऐसे आने जाने में, खास करके कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने में, कोई भी भारतवासी बिना कोई रोक टोक हिमालय पार करके जाते थे। वहां समाधि में रहते थे, वहां पूजा पाठ भी करते थे, और तिब्बती लोग भी यहाँ बनारस, बोध गया, नालंदा और पूरी नेपाल एरिया में यहाँ भी पूजा पाठ करने, क्योंकि 99% तिब्बती जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो सब लोग ऐसे करके इतना हमारा भाईचारा का ऐसा रिश्ता था। आज वो भाईचारा की रिश्ता जो पूरे हिमालय में है, आज सबसे बड़ा मिलिटराइज जोन बन गया है। वो कितना दुख की बात है ना, कि इतनी अच्छी और सुंदर सांस्कृतिक भाईचारा, एक ऐसा रिलेशन थे, आज मिलिट्री एरिया बन गए। तो एक सब भारतवासी आज जो है वो चीनी बॉर्डर जो है वो बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितना हम चीनी बॉर्डर बोलेंगे उसे ये मतलब आता है कि आप उस एरिया को, तिब्बत को चीन के एरिया मानते हो। अगर उस एरिया को तिब्बत ही मानते हो तो तिब्बत बॉर्डर बोलना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी इंडियन सोल्जर्स भी चाइना बॉर्डर बोल रहे हैं, और भारत के नेताओं भी चाइना बॉर्डर ऐसा बोल रहे हैं।
वो हमें करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़े कदम है, क्योंकि वहां से हमारा हमारा रेजोल्यूशन जो है वहां से शुरू होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से कोई मसला सुलझाव नहीं हो सकता। देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन in the China India problems. There's no military solution because both are nuclear power countries. How much do you want to fight? How many people do you want to kill? है ना? तो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। हमें किसी तरह से डिप्लोमेटिक पोजीशन से और पॉलिटिकल पोजीशन से हमें ये देखना है, क्योंकि चीन तो चाहते ही हैं कि वहां से लड़ाई करें और इंडिया बिजी रहे। और लेकिन हमारा देखो, हमारा जीडीपी नीचे आए हैं, हमें अपना कारखाना फिर से खुलवाना है, कोविड-19 से हमारा इतना तहस बहस हो गया है, इसके ऊपर चीन वक्त की दुरुपयोग करके भारत के ऊपर ऐसा कब्जा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें चीन की जो नीति जो है लड़ाई झगड़े में खींचने वाले, उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें भले हम अपना बॉर्डर तैनात करके ठीक रखें, लेकिन हमें हमारा ध्यान जो है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सॉल्यूशन देखना चाहिए, क्योंकि आज एक ऐसा वक्त है जो चीन को पूरी दुनिया में से आइसोलेट हो रहा है, और भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को डायरेक्टली पॉलिटिकल चुनौती देके चीन को ऐसा जवाब देना है। तो पूरी दुनिया में जो जो चीन के खिलाफ या तो कोविड-19 से, या तो डिप्लोमेटिक से, या तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम से, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, खास करके अमेरिका जो ट्रेड वॉर चल रहे हैं, और जापान और कोरिया और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही चीन से तंग हो चुके हैं। इन सबको साथ में लेके जाना चाहिए भारत, तो भारत उसको नेतृत्व जो दे सकता है। तो इस वो करने के लिए हमें वो जो चीन के ऊपर जो पुरानी नीति जो है वो बंद करना चाहिए। वो क्या है, पूरी चीन को, जिस तरीके से मैंने आपको मैप दिखाया था, पूरी चीन को एक मात्र देश मानना, या वो हमारा एक इंडिया नहीं मानते, हम पूरी चाइना को वन चाइना पॉलिसी क्यों माने? उन्होंने कश्मीर के मामले में भारत को पिछले साल और इस साल भी संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने प्रश्न उठाया। पाकिस्तान को इतना मदद करते हैं और भारत के खिलाफ ऐसा भड़का रहे हैं, नेपाल को भी भड़का रहे हैं चाइना, और बॉर्डर एरिया में तो हमको इतना तंग कर दिया, नाक में दम कर दिया, हम जो बोलते हैं ना वैसे किया। अब वो सब कर रहे हैं कि हम हमेशा चीन के ऊपर एक डर की नजर से क्यों देख रहे हैं? हम भी डायरेक्ट उनको चुनौती देना चाहिए, हम उसको लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना वो वन इंडिया को नहीं मान रहे हैं, when they interrogate India's one India policy, why should we give them reciprocate to them for one China policy? तो ये वन चाइना पॉलिसी जो है, इस नीति को बहिष्कार करना चाहिए, उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और भारत as a democracy, we should support Hong Kong, we should support Taiwan, we should support Tibet, we should support East Turkestan and Mongolia। उससे अब चीन ऐसा भड़क जाएगा कि वो ताइवान के बारे में बात करें, हांगकांग के बारे में बात करें, या तिब्बत को संभाले, और ये ईस्ट तुर्किस्तान जो वो हाथ में निकल जा रहे हैं, और मंगोलियन की युवाओं आज अपने मातृभाषा की हक की लड़ाई में आप उभर के आ रहे हैं। अब चाइना तो करें तो क्या वो अपना अंदर की पॉलिटिक्स की बात करें, और अलग अलग पूरे उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। ऐसे में हमें इस नीति को चुनना चाहिए कि चीन को अपने खड़े हुए जमीन जो है उसको घिरा के चीन अपने खुद उठ भी नहीं पाए, ऐसे नीति को अपनाना चाहिए। अभी मैं थोड़ा काफी बोल दिया हूं, तो यहाँ अगर कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न के जवाब देने की कोशिश करूंगा।
आनंद राय का कहना है तिब्बती भाइयों को आ, बलपूर्वक नियत, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, कैसा नियंत्रित करने के बाद इन्हें नास्तिक बनाना चाहते हैं चीन। हाँ, सही बात है। और अवनीश शुक्ला जी ने जय हिंद कहा है, और बिट्टू गौतम ने जय हिंद कहा है। केशव यादव जी ने आदर, मेरा हिंदी पढ़ना जो है वो 8वीं कक्षा की है, तो बहुत अच्छा नहीं है, और जिस तरीके से मैं हिंदी बोलता हूँ वो मेरे बॉम्बे की हिंदी है। कि बॉम्बे में हिंदी में क्या होता है, वो करता है करती है ऐसा नहीं है, स्लिंग पुलिंग। और ये एक नमूना है। जो भी दूसरी या तीसरी भाषा सीखते हैं तो वो अपनी मातृभाषा से सीखते हैं, क्योंकि तिब्बती भाषा में ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। तो इसीलिए हिंदी में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं ना, ये कंप्यूटर काम करता है करती है, मुझे पता नहीं है, ये इंटरनेट काम करता है करती है, फोन का करता है करती है, मुझे वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि तिब्बती भाषा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ डीएम परमार ने कहा जय श्री राम, और पूनम चंद सिद्धू ने कहा प्रणाम गुरुदेव, जय हिंद भी कहा विनोद सिंह ने, और केशव यादव जी ने आदरणीय हमारे प्रेरणा मार्गदर्शक श्री कुलक्षेत्र जी जी को सदर प्रणाम। तो ये प्रणाम पुष्पेंद्र जी कुलक्षेत्र के जी उनके लिए है। अभी कोई ज्यादा प्रश्न तो नहीं है, तो हम करीब करीब यहाँ आए। अब मैं थोड़ा एक या दो चीजें और कहना चाहता हूँ, उसके बाद हम, अगर दूसरे कोई प्रश्न नहीं है तो मैं यहीं बंद कर लूंगा। अभी देखो, आगे आगे क्या होने वाला है, और जिस तरीके से, अब देखो मैं भविष्यवाणी तो नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से ये अभी काम जो चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है चीन विंटर की इंतजार कर रहे हैं। और ऊंची क्षेत्र में अक्टूबर, अगले महीना अक्टूबर से विंटर शुरू हो जाएगा। और ऊंची क्षेत्र तो है ही, और बहुत ठंड भी पड़ेगा, -20 30 इतना भी पड़ता है। आ, आ, मैं एक वक्त उसी एरिया से तिब्बत गया हूँ। जैसे मैं पहले कहा, मैं वैसे तो भारत में पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ाई किया, लेकिन 1997 में मैंने अपना बीए करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चीन को लड़ाई करने के लिए भारत में कोई ये शोर शराबा स्लोगन करने के बाद कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगा कि तिब्बत डायरेक्टली अंदर जाके वहीं लड़ाई करना चाहिए, और मर गया तो मर गया, ठीक है। जिस तरीके से वो भगत सिंह बोलते थे कि अपनी देश के लिए जान कुर्बान कुर्बान करने में क्या होता है कि मरे तो एक आदमी, लेकिन उसकी खून से इतने लोगों को प्रेरित करता है, इतने लोगों को प्रेरणा देता है कि 100 लोग, 1000 लोग, युवाओं फिर खड़े हो जाते हैं, ऐसा। तो मेरा एक ऐसा सोच था, तो मैं गया लद्दाख से तिब्बत बॉर्डर क्रॉस करके गया। और ये वही एरिया है आज जो चुशुल एरिया है ना, जहां ये जो मिलिट्री तनाव जो चल रहे हैं, उसी एरिया में से चुशुल है। वहां से थोड़ा राइट को जाना पड़ता है, और वहां दुंगजी नाम के एक एरिया है, थोड़ा आगे गए तो कक्षू है। तो वहां से तिब्बत के बॉर्डर दिखता है, एक छोटा सा पहाड़ है, दुमसे नाम के एक एरिया है, वहां बिल्कुल मैं पैदल गए थे और अंदर अंदर चले गए। तो मेरा कोशिश ये था कि तब तो मैं 22 साल का था। तो 22 साल में लोग ऐसा अ, मानते हैं कि 22 साल आप सबसे बड़ा करेजियस हो, सबसे हिम्मत हिम्मत वाला है।
तो आप अपने आप को इतना हीरो मानते हैं कि मैं दुनिया में से जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। 22 साल में ऐसा होता है। तो मैं ऐसे किया था, क्रॉस करके अकेला। और इंडिया के एरिया से किसी ने पकड़ा नहीं, गया अंदर। 5 दिन, 5 दिन मैं पैदल गया। किसी किसी कुछ नहीं देखा। अंदर गए और 5 दिन अ, बिना खाना, बिना पानी, भूखा और अकेला, ऐसे करके ऊंची क्षेत्र में। बहुत मुश्किल था, मरने वाले थे। लेकिन गया, क्योंकि मुझे किसी तरह से पता तो था कुछ तो मुश्किल होगा, लेकिन पूरा सहने की तैयार में थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि जब मैं क्रॉस करूंगा कि पहले शख्स जो मिलेगा वही तिब्बती, एक तिब्बती निकलेगा, और वही तिब्बती मेरे को पकड़ के चीनियों के हाथ में सौंप दिया। और उसके बाद चीनी बॉर्डर एरिया में उन्होंने मेरे को पकड़े, मारपीट किया, आंखों पे पट्टी बांधे, जेल में डाला। जेल में फिर मारपीट किया, खाना ठीक से नहीं दिया, ठीक से रात को सोने नहीं दिया। हर दिन 4 या 5 घंटे लगातार ऐसा इंटरोगेशन 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 ऐसे किया। तो उनको, उनकी इंटरोगेशन में से सबसे बड़ी बात ये पूछ रहे थे कि आ, मेरे को ये पूछे कि किसने भेजे, क्या ट्रेनिंग मिला, किसने पैसे दिए, और मकसद क्या है, और तुम्हारा रोल क्या है। तो उनका शक ये था कि मेरे को किसी ने यहां से धकेल के स्पाई मिशन में छोड़ दिया है, और अब वो मेरे मेरे को पकड़ने के बाद ये देखना चाहते हैं कि मेरे मेरे पीछे कौन है और किसने भेजे, और ये पूरा। लेकिन मेरे पीछे ऐसे कोई नहीं था। मैं तो अकेला गए, अकेला लड़ाई करने में अकेले गए थे, और वो विश्वास नहीं कर पाते। अब जाहिर है, कैसे विश्वास करेंगे, एक युवा 22 साल का ऐसे पकड़ लेता। अभी रिसेंटली हुआ ना, अरुणाचल में 5 युवाओं को पकड़े और उन्होंने जासूसी की ये ऐसा चार्ज किया, बाद में वापस कर दिया। लेकिन मेरे को ऐसे पकड़े और मारपीट बहुत किया। उसके बाद पहले तो नारी टाउनशिप है, एक मिलिट्री एरिया है, नारी। भारत लद्दाख से जाएं तो सबसे पहले बड़ा टाउनशिप है वो आएगा नारी, NGARI, नारी। तो तिब्बती भाषा में नारी बोलेंगे, लद्दाख भी नारी बोलेंगे, लेकिन चीन को नारी बोल नहीं सकते। उनके उनके शब्द में ना नहीं है, तो उनको वो नारी नहीं बोलते हैं, वो आली बोलते हैं, ALI, आली बोलते हैं। वो सबसे बड़ी मिलिट्री एरिया है और सबसे बड़ा टाउन भी है लद्दाख से तिब्बत के ऊपर अंदर जाने में। वो ज्यादा दूर नहीं है, करीब 30 या 40 किलोमीटर इतना होंगे, ज्यादा दूर नहीं है। उस एरिया में अभी मिलिट्री एरिया भी है। उसके थोड़ा आगे उन्होंने पानी भी बंद करके एक ऐसा आर्टिफिशियल डैम भी बनाए रखे हैं। तो वहां मेरे को जेल में डाले करीब 12 दिन। उसके बाद उन्होंने फिर ऐसा शक करके मेरे को ल्हासा ले गए, तिब्बत की राजधानी ल्हासा ले गए। ल्हासा में भी मेरे को जेल में डाले, और तब मेरे को ये देखने को मिला कि तिब्बत में जेल के अंदर तिब्बती आजादी की लड़ाई लड़ने वाले किस हालत में रहते हैं, और मेरे को थोड़ा देखने को मिला। और आज मैं अभी जिस तरह के मैं जिंदा हूं और ये पूरा कहानी बोल भी पाता हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, आ, एक ऐसा झलक देखा तिब्बत की असलियत, तिब्बत की असलियत जो है उसे एक झलक देखा। क्योंकि ज्यादातर लोग, खासकर तिब्बती जो इंडिया में पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी तिब्बत देखे नहीं। लेकिन ये विश्वास रखे हैं कि वो हमारे देश है और एक ना एक दिन हम अपने देश वापस जाएंगे। ऐसे करके चल रहे हैं। और मेरे को वहां भी मेरे को बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा। उसके बाद किसी तरह से 3 महीना वहां जेल में काटने के बाद फिर
वापस कर दिया। और इंडिया में वापस आने के बाद फिर यहाँ की आईबी, रॉ, आईटीबीपी, आईटीबीएफ, इन सब लोगों ने इंटरोगेट किया। तो वहां से मुझे पता चला कि वो मेरे को क्या कर रहे थे। तो यहाँ की आईबी ने कहा कि वो मेरे को पकड़ के करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे यहाँ से जितनी इंफॉर्मेशन जो है वो लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी हैरान की बात यह था कि मेरे पीछे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि मैं तो अकेले गया हूं, किसी ने भेजा नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं है, अगर है तो किसी तरह से निकाल देगा। और जब उनको ये पता चले कि ये आदमी कोई यूज का नहीं है, क्योंकि बार बार ये पूछ रहे थे कि ये पूरा प्रश्न। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं तो इंडिया में बीए किया हूँ, बीए मतलब 3 साल इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, और उससे ज्यादा कोई मेरा कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो हैरान हो गए, और बाद में उन्होंने मेरे को बॉर्डर तक ले गए और वहां से पुशबैक कर दिया, बॉर्डर से पुशबैक। तो ऐसा मेरा ऐसा एक एक्सपीरियंस था। आज धर्मशाला में, जहां मैं अभी हूँ, धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा जी यहाँ है। हमारा निर्वासित सरकार भी यहाँ से चल रहे हैं। अब अब 60 साल हो रहे हैं परम पावन जी अपना निर्वासित सरकार यहाँ भारत में एस्टेब्लिश करके, और करीब 1 लाख तिब्बती यहाँ भारत में है। नेपाल में करीब 15,000 लोग हैं, और भूटान में करीब 3,000 है, और करीब 50,000 तिब्बती यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे करके पूरी अलग क्षेत्र में थोड़े थोड़े ऐसे बांटे हुए हैं। पूरे मिला के करीब हम 1.5 लाख तिब्बती है तिब्बत के बाहर। तिब्बत में है हमारा 60 लाख, 6 मिलियन, 60 लाख तिब्बती अभी भी तिब्बत में है, चीन के कब्जे में है, और तिब्बती आजादी की लड़ाई में जो हो सकता है वो करके अपने संघर्ष को बनाए रखते हैं। और हमारे लिए वो हमको प्रेरणा देता है कि जितनी मुश्किल से वो रह रहे हैं अपनी जान पकड़ के, अपनी आजादी की मांग पकड़ के, लेकिन अभी तक दुनिया में से ऐसे कोई भी देश नहीं है जो तिब्बत के आजादी की मांग को सपोर्ट करने वाले आज तक कोई भी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि सब लोग चीन से बिजनेस करना चाहते हैं, सब लोग चीन से कम पैसे की बड़ी मात्रा में सामान उत्पाद खरीदना चाहते हैं। ऐसे इसीलिए चीन का एक प्री कंडीशन है, जो भी चीन से ऐसा ट्रेड रिलेशन करेंगे वो पहले तिब्बत को चीन की हिस्सा मानना पड़ेगा। और वैसे ही आज भी भारत तिब्बत को चीन की हिस्सा मानते हैं। इसलिए मेरा बार बार यही गुजारिश रहता है भारतवासियों के कि आप ये नीति जो है अब बदलने की वक्त आ गया है। ये अगर नीति बदल गया तो बाकी दुनिया में बाकी देशों जो है वो भारत के नेतृत्व में आएंगे, क्योंकि भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जिन्होंने देखा कि इतिहास में तिब्बत आजाद देश थे, और आजाद तिब्बत की सबसे गहरा रिश्ता, ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ट्रेड एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप और कल्चरल रिलेशनशिप सिर्फ भारत ही है। लेकिन अगर भारत खुद तिब्बत को चीन की हिस्सा मानते हैं तो बाहर कोई भी देश किस तरह से बोले कि तिब्बत पहले आजाद देश है ना। तो इसीलिए पहले भारत को करना पड़ेगा तिब्बत की आजादी की, उससे भारत को एक मॉरल स्टैंडिंग बनेगा। ये बनेगा, क्योंकि अभी तो हम ये बोल रहे हैं ना, गलवान वैली में थोड़ा क्षेत्र चीन ने ले लिया है। अब जिस तरीके से कल हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, 33,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने भारत से कब्जा किए हुए हैं, पकड़े हैं, ऐसे कहा ना। तो उससे क्या होता है पॉलिटिकली कि हमको
एक मोरल हाई ग्राउंडिंग मिलता है। लेकिन वो जो इतना ही नहीं है। अगर भारत तिब्बत को एक कब्जा किए हुए देश को माने तो हम इतना बोल सकते हैं कि सिर्फ 33,000 एरिया भारत के नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि चाइना जो है वो वो पहले तो तिब्बत के बारे में कि 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर तिब्बत के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, वहां से भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये अगर प्रश्न किया तो चीन को एक मोरल लो ग्राउंडिंग आ जाता है और भारत को इतना। और सिर्फ उतना ही नहीं, अभी हमें अगर चीन की कब्जा ईस्ट तुर्किस्तान में, मंगोलिया में और मंचूरिया बोले तो हमें ये बोलने को मिलेगा कि चीन जो है उसकी रियल एरिया जो है वो 40% है और 60% चीन की एरिया जो है वो कब्जा किए हुए चोरी का माल है। इतना हमें बोलने को मिलेगा और इतना एक मोरल ग्राउंडिंग मिलेगा। उससे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भी बहुत हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से भारत की एक एक पॉलिटिकल नकाब जो था कि भारत और चीन अच्छा दोस्ती है, चीन भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो नकाब हट गए हैं, वो विश्वास टूट गए हैं। अब चीन से दोबारा दोस्ती नहीं कर सकते जब तक ये शी जिनपिंग की सरकार, ये एक्सपेंशनिस्ट, ये विरासतवादी की सरकार, जब तक ये विरासतवादी की सरकार है, इससे भारत की कोई दोस्ती नहीं हो सकता। और किसी तरह से चीन की आजादी, चीन की डेमोक्रेसी में हमें एक इन्वेस्टमेंट करना है। तो फाइनली इतना ही बात करके अब मेरा अपना बात यहीं रख देना चाहता हूं। आप बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हैं, करीब 260 लोग जुड़े हुए हैं। पहले तो करीब 300 से ज्यादा लोग थे। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे बातें होंगे जो आपको शायद नया लगे होंगे या कुछ हैरान की बात भी लगे होंगे। आपको शायद पता भी नहीं होंगे कि तिब्बत इतना बड़ा देश था, वो नेपाल जैसा छोटा देश नहीं। नेपाल तो क्या, तिब्बत में नेपाल जैसे 20 हैं, कितना बड़ा एरिया है और उसको पूरा आज भारत चीन की हिस्सा मानते हैं। ऐसे तो हमें बहुत काम करना है। अगर इस लाइन पे चले जाएं तो भारत किसी तरह से एक एडवांटेज पोजीशन से हम बात कर सकते हैं और इस मसले को सुलझा सकते हैं। और मेरा तो सपना ये है कि एक दिन चीन लोकतंत्र देश बने। वहां भी जिस तरीके से हमारा भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू वोट एंड इलेक्ट योर ओन कंट्री और डेमोक्रेसी है, वैसे भी चीन में रहे। और चीन जो है आजाद देश के रूप में अपनी जगह में रहे ना कि दूसरों के ऊपर कब्जा करके राजा बने, ऐसे नहीं, अपने ही देश में रहे। और वो चीन जो है वो तिब्बत की एक नेबरिंग कंट्री है, पहले से ही था, भविष्य में रहेंगे। हम चीन के खिलाफ नहीं है, बस लेकिन अपनी जगह में रहे, हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं करे। जितना भी करे हम, हमारा लड़ाई जो वो शांतिपूर्वक है, लेकिन हम किसी तरह से सर नहीं झुकेंगे, किसी तरह से तुम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारे आजादी की मांग जो हो बने रखेंगे, हमारा जेनरेशन पे जाएंगे। अभी तो 60 साल हो गया है, ये 100 साल भी जाएं, तिब्बती लोगों की ये जो हिम्मत जो है कभी नहीं हारेंगे। और भले हमारे साथ कोई दूसरा देश साथ में दे ना दे, हम हमेशा अपने बात जो है अड़े रहेंगे और अब तिब्बत को किसी तरह से आजाद करके रखेंगे। ये एक ऐसा देश है। और अब मेरा सपना ये है कि भविष्य में एक बार तिब्बत आजाद हो जाए तो तिब्बत और भारत के बीच में एक ऐसा रिश्ता बनेंगे जिस तरीके से भारत और नेपाल की रिश्ता है, भारत और या अपना भूटान का रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशन है जहां बॉर्डर में जाएं और सिंपल सा एक हस्ताक्षर और रजिस्ट्रेशन करें, बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जा सकते हैं।
वैसे किया। अब देखो, एक भारतवासी, एक इंडियन सिटीजन केरला से हिमालय पार करके मंगोलिया तक आराम से जा सकते। ये सपना देखो आप, ये सपना देखो। और तिब्बती भी तिब्बत से नेपाल क्रॉस करके केरला तक आराम से जा सकते हैं। भले आजाद देश है, लेकिन एक ऐसा समझौता बना सकते हैं। सुंदर है, बड़ा देश। धन्यवाद।